हाय एवरीवन, हियर्स डॉक्टर आयुषी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रिपर्टरी के साथ, ठीक है। और आज डेट है हमारी 3/3/26, 3 मार्च 2026, ठीक है। एंड यू नो व्हाट्स द टाइम इज 6:06 दिस इज सो नाइस। ओके, सो व्हाट इज़ रिपर्टरी? क्या होती है रिपर्टरी? क्यों ज़रूरत पड़ी रिपर्टरी की हमें? देखिए, रिपर्टरी जो वर्ड है ये लैटिन है, लेट लैटिन वर्ड है, लेट। एंड लैटिन वर्ड जिसका ये वर्ड है मेन, रिपर्टोरियम आ रहा है, रिपर्टोरियम, ठीक है। इसका मतलब होता है एक इन्वेंट्री, दिस इज इन्वेंट्री, यू नो व्हाट। एंड इसका एक, ये तो लैटिन वर्ड है रिपर्टोरियम, और इसका है एक फ्रेंच वर्ड, ठीक है। वो है रिपर्टोयर, REPERTOIRE, रिपर्टोयर। इसका ये है सिनोनिम ही है रिपर्टरी का। इसका मतलब होता है कोई भी स्टोर करके रखना, एज ए स्टोर या फिर कलेक्शन। और स्पेशली ये वर्ड उस टाइम यूज़ किया जाता है जब कलेक्शन हो किसी इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो, या फिर इंस्टेंसेस का, यहाँ लिख देती हूँ मैं, या फिर इंस्टेंसेस का कलेक्शन हो। सो दिस इज रिपर्टरी। ये एक इन्वेंट्री है, दिस इज एक्चुअली इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ मैथमेटिका पार्ट। दिस इज रिपर्टरी, दिस इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी। हम इसके बारे में जो भी है, इसके कितने पार्ट है, क्या है, ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे, पर आज स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी। ये पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। सो इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी। जब हम ये सेशन पूरा करेंगे ना, तो आपको पता है लास्ट में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। नंबर 1, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी, रिपर्टरीज, एक्चुअली बहुत सारी रिपर्टरीज के बारे में बताऊंगी मैं आज आपको। नंबर टू, लिस्ट ऑफ फ्यू अर्ली रिपर्टरीज, ओके। एंड नंबर 3, सबसे मेन, लाइक दिस मैन इज फादर ऑफ रिपर्टरी। सो हु इज फादर ऑफ रिपर्टरी? इज डॉक्टर बोनिंगसन। इसका मैं पूरा नाम भी बताऊंगी आपको थोड़ी देर बाद। सो नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरीज की भाई हम इस पूरे को पूरा ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे कैसे रिपर्टरी बनी, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक जाएगी, और अभी तक रिपर्टरीज बन रही है। नंबर 1, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी। नंबर 2, लिस्ट ऑफ फ्यू अर्ली रिपर्टरीज। एंड नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनिंगसन इन द फील्ड ऑफ रिपर्टरी। इस बोनिंगसन सर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ओके। सो इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी, ये हेडिंग तो मैं पढ़ी रहने देती हूँ, प्लीज़ मेरी राइटिंग पे मत जाना, ये सब कुछ आपको मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। पहले हम समझ लेते हैं टॉपिक को। अब आपको पता है कि अपने जो डॉक्टर हैनीमन सर है, उन्होंने चाइना बार्क, सिंकोना बार्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक नए मेथड का इन्वेंशन किया था, और बाय स्टडिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, विच इज़ नोन एज होम्योपैथी। यही तो हमारा न्यू मेथड है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, चाइना बार्क के थ्रू, एक नई पूरी पैथी ला दी, होम्योपैथी। यहाँ पे हमें एक डायग्राम बनाने में इतना जोर आता है, और उन्होंने पूरी पैथी ला दी, ठीक है। सो इनिशियली क्या हुआ था, हैनीमन थे और उनके जो डिसिपल्स थे, जो उनके शिष्य थे, जो उनके अनुयायी थे, वो रेमेडीज़ का एक्सपेरिमेंट खुद पे करते थे, खुद की बॉडी पर करते थे, और खुद उनसे सफ़र होते थे, है ना, खुद पर। क्योंकि हर कोई थोड़ी देगा, ले आ जाओ मेरी बॉडी ले लो, मेरी बॉडी पे कर लो जो करना है। सो इनिशियली वो खुद करते थे। उस टाइम के दौरान हैनीमन का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम ही जो मैट्रेमेटिका थी स्वेल्ड अप होना स्टार्ट हो गई, है ना। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने दिया अपने शरीर को, लो सर हमारे पे एक्सपेरिमेंट कर दो, ठीक है। और इस तरह से जो रेमेडीज़ है, मेडिसिन है, उनके नंबर बढ़ते ही गए, लगातार इंक्रीज होते गए। उस टाइम तक हैनीमन के टाइम पीरियड तक 100 रेमेडीज़ बन गई थी, 100 रेमेडीज़ का एक्सपेरिमेंट हो गया था, ठीक है। उसके बाद इनको जो मेडिसिन के जो सिमिलिमम होते हैं, सिम्टम, उनको याद करने में अपने को डिफिकल्टी हो रही थी, है ना। तो फिर लगभग 100 मेडिसिन बन गई थी। उसी टाइम मैट्रेमेटिका स्वेल्ड अप, मतलब कि बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत सारी। तो फिर हैनीमन सर ने रियलाइज़ किया एक बात, कि अपनी जो ह्यूमन माइंड है, लाइक चाहे वो डॉक्टर हो, फिलोसोफर हो, कोई भी हो, नॉर्मल पर्सन हो, ह्यूमन माइंड की जो कैपेसिटी होती है वो तो एक लिमिटेड होती है ना। तो फिर उन्होंने क्विक रेफरेंस के लिए, मैं सबको दिख रहा है ना यार, मैं ओके, लाइक दिस इज सही ना। क्विक रेफरेंस के लिए उन्होंने कहा कि मुझे यार एक टूल चाहिए। उन्होंने ये वर्ड नहीं दिया रिपर्टरी, ये रिपर्टरी वर्ड हैनीमन सर ने नहीं दिया, ये मत सोचना कि ये हैनीमन सर ने रिपर्टरी वर्ड दिया, नो वे। ये वर्ड दिया है डॉक्टर बोनिंगसन ने, अरे यार, डॉक्टर बोनिंगसन सर ने, ठीक है। हैनीमन तो कहते थे मुझे एक टूल चाहिए जिससे मैं एक रेफरेंस कर सकूँ, है ना। उसके बाद उन्होंने खुद ने रिपर्टरी का प्रिस्क्रिप्शन के लिए तैयार किया। डॉक्टर हैनीमन हिमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर रिपर्टरी फॉर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के लिए उनको
खुद को रिपर्टरी वाले स्टूल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। उन्होंने फील किया कि ड्यू टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन इन मैथमेटिका विच वॉज डिफिकल्ट टू मेमोराइज, डॉक्टर हनीमन नॉट ओनली कन्विंस, वो उन्होंने सिर्फ रिपर्टरी की नीड के लिए कन्विंस नहीं किया खुद को, बल्कि खुद बट ऑल्सो प्रिजर्व द इंटरेस्ट अमंग होम्योपैथ। उन्होंने खुद को कन्विंस नहीं किया, बल्कि जो उन्होंने और होम्योपैथ तैयार किए थे ना अपनी पैथी के लिए, जो उनसे और लोग इंस्पायर होकर खुद होम्योपैथ बने थे, उनमें भी इंटरेस्ट पैदा किया दूसरे होम्योपैथ में भी रिपर्टरी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिपर्टरी। सो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट, देखो जब मैथमेटिका पर जो मैथमेटिका प्यूरा बन रही थी, जब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस वक्त हनीमन सर को ये आइडिया आ गया था भाई रिपर्टराइजेशन आज के टाइम में जो हो रहा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने जो उस मैथमेटिका प्यूरा में जो भी ट्रीटमेंट लिखे थे ना, उसमें जो रेमेडीज़ लिखी थी उसके आगे जो उन्होंने सिम्टम्स लिखे थे, और जिन रेमेडीज़ में जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर में, मतलब जिन परिस्थितियों में उन्होंने उन मेडिसिन को प्रूव किया था, लाइक कि जैसे मेल पर किया, फीमेल पर किया, ओल्ड एज पर किया, बच्चों पर किया, अलग अलग लोगों पर किया, तो जो और ना अलग अलग कंडीशन पर किया, गर्मी में लाइक गर्मी में किया, सर्दी में किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेडिसिन का। तो फिर उनको सेम वे में सिम्टम्स को अरेंज करने की भी ज़रूरत पड़ी कि भाई ऐसे छोटे छोटे वेरी फ्यू लेटर्स में, लाइक जैसे जिसको हम ड्यूब्रिक्स बोलते हैं आज के टाइम में, है ना, कि ड्यूब्रिक्स एक छोटा सा वर्ड होता है, इतने बड़े सिम्टम का एक छोटा सा ड्यूब्रिक्स बना दो, तो वेरी फ्यू लेटर्स में वो पूरा सिम्टम कवर हो जाए, इतना बड़ा सिम्टम वेरी फ्यू लेटर में कवर हो जाए। तो ये उसको रिपर्टरी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई ड्यूब्रिक बनाओ। मेन तो यही है कि सारे सिम्टम एक छोटे से वर्ड में आ जाए, तो ये है अपने रिपर्टरी का कॉन्सेप्ट, ड्यूब्रिक्स बनाना। उसके बाद से आया ये कॉन्सेप्ट रिपर्टरी का और रिपर्टराइजेशन का, ठीक है। रिपर्टराइजेशन के बारे में लिख ही देती हूँ, चलो। अब देखते हैं हमारी उसके बाद हनीमन की डेथ कब होती है, 1843 में। तो अब देखो उन्होंने अपनी डेथ से पहले 1805 में फर्स्ट रिपर्टरी दे दी थी। वैसे उन्होंने इसको रिपर्टरी नाम नहीं दिया, उन्होंने वो इसे टूल ही कहते थे, ठीक है। फर्स्ट रिपर्टरी कौन सी थी, देखो भी मैं बताती हूँ, फ्रेगमेंटा, मैं इसका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, फ्रेगमेंटा डी विदिबस मेडिका मेंटोरम पॉजिटिविस सिव इंसेनो कॉर्पोरे ह्यूमेनो ऑब्जर्वेटिव्स कब आई थी, 1805 में। इसके दो पार्ट थे, एक तो मैथमेटिका पार्ट, एक था अरे यार इंडेक्स पार्ट, ठीक है, इसके दो पार्ट थे। अब आप सब लोग बोलोगे कि मैडम लिखती रहती है मिटाती रहती है, जब मिटाना ही था तो इतना लिखा ही क्यों सॉरी गाइज। सो इसके दो पार्ट थे, मैथमेटिका पार्ट और इंडेक्स पार्ट। और ये जो रिपर्टरी थी ना, ये लैटिन लैंग्वेज में थी, ठीक है। इसमें टोटल 269 पेजेस थे, और इसको पता है क्या बोलते थे, पार्स प्राइमा। और इसमें जो मैंने बताया ना दो पार्ट थे, इंडेक्स पार्ट और मैथमेटिका पार्ट। मैथमेटिका जो पार्ट था ना, इसमें टोटल 27 रेमेडीज थी, ओके। याद रखना 27, कोई 23 लिख देता है, कोई 29 लिख देता है, उस एंड टाइम पे याद नहीं आता एग्जाम वाले टाइम में। पता है, आप क्वेश्चन ये आपके नेक्स्ट के लिए और AIPGT के लिए, दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि रिपर्टरी ऐसी कौन सी रिपर्टरी थी जो हनीमन सर के लाइफ टाइम के दौरान ही आ गई थी, ठीक है। सबसे पहले तो आई थी 1805 में, ये फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिका मेंटोरम पॉजिटिव सिव्स इंसेनो कॉर्पोरो ह्यूमनो, ओके हाँ मुझे याद भी नहीं, कॉर्पोरो ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिव यस। उसके बाद 1805 में फ्रेगमेंट आई थी, और उसके बाद आई थी 1814 में 1814 अ शॉर्ट रिपर्टरी इन लैटिन, ओके। एंड उसके बाद 1817 में आई थी रिपर्टरी सिम्टम डिक्शनरी इन लैटिन, ओके। और उस टाइम तक हनीमन सर ने अपने बहुत सारे होम्योपैथ में इंटरेस्ट भी पैदा कर दिया था, तो फिर अब लोगों में हो गई कि यार अपने को भी रिपर्टरी लिखनी है, बहुत डॉक्टर ने अपने को भी लिखनी है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने, उनके जो दोस्त थे, उनके जो डिसिपल्स थे, उन्होंने ट्राई किया रिपर्टरी लिखने का, है ना। लेकिन उस टाइम भी है ना, रिपर्टरी को लेकर इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे लोग। तो उसके बाद जो सबसे एकदम ऑथेंटिक हनीमन सर के बाद जो रिपर्टरी आई ना अच्छी वाली, वो थी 1832 में, डॉक्टर बॉनिंगसन सर ने दी थी। रिपर्टरी ऑफ डॉक्टर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डॉक्टर बॉनिंगसन सर ने दी थी रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना ज़्यादा टाइम ले रही हूँ छोटी चीज़ के लिए, ये छोटी चीज़ नहीं है। इस पूरे टॉपिक में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी में से, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो अपन कॉलेज में पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ा के जाते हैं, वो इतना वर्थ इट नहीं होता है एक्चुअली में। यूट्यूब से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं होता है, जो यूट्यूब पर कॉन्टेंट मिल रहा है ना, उसकी वर्थ को समझो। लाइक मैंने भी अपने UG डेज में यूट्यूब से ही पढ़ाई की है सारी, और मेरे कभी बैक नहीं लगी, ओके। डॉक्टर बॉनिंगसन ने रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन दी 1832 में।
अब देखते हैं, मैंने जैसे बताया था हैनीमन सर के जो बहुत सारे दोस्त थे, उनके जो डिसिपल थे, उन्होंने ट्राई किया रिपर्टरी बनाने का। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले नंबर 1 डॉक्टर ग्रॉस, ये पता है कौन थे? ये हैनीमन सर के फ्रेंड थे। इन्होंने ट्राई किया रिपर्टरी बनाने का, पर ठीक है इनकी भी रिपर्टरी आई नहीं, इनसे बनी नहीं, जो भी इनके कंडीशन थे, तो फिर इनकी रिपर्टरी बनी नहीं। उसके बाद थे डॉक्टर रकर्ट, RUCKERT। उन्होंने क्या किया, ये हैनीमन सर के प्यूपिल थे, ठीक है। इन्होंने रिपर्टरी बनाने का ट्राई किया, लेकिन इनकी रिपर्टरी प्रिंट ही नहीं हो पाई, नेवर, इनकी वापस आई नहीं। नंबर 3 थे डॉक्टर जार, ये हैनीमन सर के प्यूपिल थे, इनके साथ काम करते थे। लेकिन जो जार सर थे, ये अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। वैसे तुम्हें पता है फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स नहीं है ये रिपर्टरी सब्जेक्ट, फाइनल ईयर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। सो उनको इस रिपर्टरी बनाने के लिए ज़्यादा टाइम वो अफोर्ड कर नहीं पाए। लेकिन आपको पता है जार सर के बाद में रिपर्टरी आई थी, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे जार सर की रिपर्टरी के बारे में। अभी हम एवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर को देखना ना आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट होगा, आई बेट यू। लाइक ऐसा किसी भी टीचर ने क्लास में पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद, ठीक है सबने ट्राई किया, किसी से पार पड़ी नहीं। तब उसके बाद आए ये धुरंधर बॉनिंगसन सर, यस, उन्होंने बनाई अ रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, ओके। और इस जो रिपर्टरी का जो प्रीफेस है, लाइक फर्स्ट पेज पे जो प्रीफेस होता है, वो किसने दिया? डॉक्टर हैनीमन सर ने। ये बॉनिंगसन सर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। मैं आपको आगे स्टोरी बताऊंगी कि बॉनिंगसन सर कैसे होम्योपैथी में उनका इंटरेस्ट आया, और होम्योपैथी में आने के 2 साल के अंदर अंदर 1830 में होम्योपैथी में आए, इंटरेस्ट बढ़ा, और 1832 में उन्होंने बुक भी छाप, दिस इज द रियल धुरंधर, दिस इज रहमान डकेत, प्रिटेंड डॉक्टर हैनीमन। तो इसका जो प्रीफेस, सॉरी प्रिटेंड प्रीफेस, इसका जो प्रीफेस था डॉक्टर हैनीमन सर ने दिया। और इसमें इस जो रिपर्टरी में जो ड्रग्स ली गई थी, मेडिसिन ली गई थी, वो कहाँ से ली गई थी? एक तो मेट्रिया प्यूरा पार्ट से, एक क्रोनिक डिजीज वाले, उनको जो हैनीमन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, वहाँ वाले वो वाले पार्ट से, और एक जो जर्नल छपते थे, जर्नल अर्चीव से, ठीक है। बॉनिंगसन 2 साल के अंदर होम्योपैथी में आने के बाद ये मेडिसिन, ये किताब छाप दी। उसके बाद अब देखो ये जो इनकी जो बुक है रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, इसमें कितने चैप्टर है? 49 चैप्टर्स है, इसमें 5 ग्रेड्स है, और इसमें 52 ड्रग्स है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट 5 ग्रेड, सॉरी, जो 5 ग्रेड्स है, ये सबसे पहले दिया बॉनिंगसन। बॉनिंगसन का कि सारी रेमेडी इक्वल इंपॉर्टेंट थोड़ी हो सकती है ना, हर ड्रग के लिए। तो उन्होंने मेडिसिन को ग्रेडिंग देना स्टार्ट किया, ग्रेडिंग सिस्टम। इस ग्रेडिंग थ्योरी के कारण ही डॉक्टर बॉनिंगसन सर को रिपर्टरी का पापा कहा जाता है, फादर ऑफ रिपर्टरी, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा मत सोचना कि हैनीमन सर ने पहले रिपर्टरी दी तो उनको ही पापा बना दो, नो वे। फादर ऑफ रिपर्टरी है बॉनिंगसन सर, ओके। इसमें जो बॉनिंगसन सर ने पता है सबसे ज़्यादा क्या बताया, जो आज के टाइम में तो लोगों को पता ही नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, ये ग्लोब्यूल्स तो थोड़े दिनों में इसमें से वो जो एसेंस डालते हैं, जो मेडिसिन डालते हैं, वो उड़ जाती है थोड़े दिनों में। पर पता है इन्होंने इस बुक में बताया होम्योपैथी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट, की मेडिसिन कब एक्सपायर होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो हम आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम इन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। जो होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सपायरी डेट के बारे में बताया, नंबर 1। दूसरा उन्होंने बताया कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि ये मेडिसिन कब, इनका क्या ड्यूरेशन है एक्शन करने का मेडिसिन का, ठीक है। और नंबर 3 पता है क्या है, जो सैमुअल हैनीमन सर है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताया कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन में जो ग्लोब्यूल्स होती है, पता है ये ग्लोब्यूल्स कितने टाइम तक रह सकती है। इसमें जो मेडिसिन डाल दी, अगर मान लो ग्लोब्यूल्स ली 2 ग्राम्स की, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दी मैंने आर्सेनिक एल्बम के, तो फिर लोग बोलते हैं 15-20 दिनों के बाद, कोई बोल 2 महीने, तो बहुत ज़्यादा बोल देते। जबकि ये ग्लोब्यूल्स 18 से 20 साल तक सर्वाइव करती है, 18 से 20 साल तक खराब नहीं होती है, नो खराब, ठीक है। ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट, 18 से 20 साल तक खराब नहीं होती है, अगर इनको हीट और सनलाइट से अलग रखा जाए, ठीक है। और चाहे ये जो ये 2 ग्राम्स की बॉटल है ना, इनको 1000 बार भी खोल देना, फिर भी ये ग्लोब्यूल्स खराब नहीं होती, उसमें वही मेडिसिन की पावर रहती है। इस भ्रम को हटा लो कि भाई 2 महीने बाद ये खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से मेडिसिन उठ जाती है, अल्कोहल है, नो वे। इन मेडिसिन को अगर 1000 बार खोला जाए, 1000 बार भी, सीरियसली 1000 टाइम्स ओपन किया जाए इन बॉटल्स को, और कहे कि हाँ, और कई लोग जो डॉक्टर्स बोलते हैं, बहुत सारे होम्योपैथ्स बोलते हैं इवन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये तो खराब हो जाती है, ये तो मेडिसिन उठ जाती है अल्कोहल का, नो वे, नो नो नो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जब तक बॉनिंगसन की जो आई नहीं थी रिपर्टरी, तब तक हैनीमन सर जार का ही वर्क यूज़ करते थे, जो भी जार ने छोटे मोटा बना रखा था, जार का वर्क यूज़ करते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंटीसोरिक रिपर्टरी के बारे में और आगे पढ़ते हैं। ये उनकी जो थी बॉनिंगसन सर की, इनके बारे में पढ़ते हैं। एंटीसोरिक जार का पहले वर्क यूज़ करते थे, फिर एंटीसोरिक रिपर्टरी दी उन्होंने बॉनिंगसन सर ने। और इस एंटीसोरिक बुक है, इसको ये जब आई तो आपको पता है 1832 में थी, लेकिन 1900 सन में जो डॉक्टर बोगर थे, ये बॉनिंगसन के फ़ैन थे, मोस्ट फेवरेट पीपल थे। बोगर ने 1900 सन में डॉक्टर बोगर ने इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन किया था, इंग्लिश में, ठीक है। और उन्होंने वो किया था कि जो पर्टिकुलर जो भी सिम्टम था, मेडिसिन था, उसका ग्रेडेशन भी दिया था। और फादर ऑफ रिपर्टरी बॉनिंगसन है। उसके बाद ये तो 1832 में आई थी। अब देखते हैं 1833 में क्या आई।
मैंने बताया था ना आपको, लिस्ट ऑफ फ्यू वाली रिपर्टरीज बताऊंगी सब कुछ, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, एंटीसोरी के बारे में। 1832 में एंटीसोरिक मेडिसिन आई। 1833 में क्या आई? फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी। ओके, और ये किसने दी फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी? ग्लेजर ने। इसको वैसे बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी। उसके बाद और ये जो बॉनिंगसन थे, उन्होंने रिपर्टरी ऑफ दी थी 1833 में। 3 रिपर्टरी आई है, ठीक है। पहली तो है फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी ग्लेजर ने, दूसरी जो थी वो बॉनिंगसन सर की है, रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। लाइक 1832 में बॉनिंगसन सर ने एंटीसोरिक रिपर्टरी दी, 1833 में रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर दी, और 1833 में तीसरी भी आई है, ठीक है। ये है वेबर एंड पेस्टर ने लिखी थी। लाइक देखो, इसका नाम है रिपर्टरी ऑफ प्योरली पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स बाय वेबर एंड पेस्चर। और इस रिपर्टरी का भी जो प्रीफेस है ना, प्रीफेस जो फर्स्ट पेज पे प्रीफेस होता है, वो भी हैनीमन सर ने दिया है। ये तो थोड़ा बताए ना, रिपर्टरी ऑफ प्योरली पैथोजेनिक इफेक्ट्स बाय वेबर एंड पेस्चर, इसका प्रीफेस हैनीमन सर ने दिया है। सो 1832 में एक रिपर्टरी आई है, एंटीसोरिक रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। 1833 में 3 रिपर्टरी आई है। नंबर 1 तो आई थी फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी बाय ग्लेजर, इसको अल्फ़ाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी बोलते हैं। 1833 में दूसरी रिपर्टरी, उसका नाम था बॉनिंगसन ने दी थी, रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। और 1833 में तीसरी रिपर्टरी थी, रिपर्टरी ऑफ प्योरली पैथोजेनिक इफेक्ट्स बाय वेबर एंड पेस्चर, और इसका प्रीफेस दिया था डॉक्टर हैनीमन सर ने। ओके, 1832 बता दिया, 1833 बता दिया। अब चलते हैं 1834 पर। 1834 में जो मैं पहले तो देखो जाट सर रिपर्टरी बनाए थे, उसके फाइनल एग्जाम थे, फिर फाइनली उन्होंने 1834 में अपनी रिपर्टरी निकाल दी थी। इस रिपर्टरी के 3 वॉल्यूम थे, ठीक है। जो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स थे ना, जो पहले 2 वॉल्यूम, उसमें तो था मैटेरिया मेडिका पार्ट, और जो 3rd वॉल्यूम था ना, उसमें था रिपर्टरी पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखो 1835 में फिर से 2 रिपर्टरीज आई है। देखो सबसे पहले तो वही है, रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन्स विच आर नॉट एंटीसोरिक। 1832 में तो वो दी थी रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर एंटीसोरिक, और 1835 में रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक। ओके, और ये तो दी थी बाय डॉक्टर बॉनिंगसन ने। और उसके बाद 1835 में बताया ना 2 रिपर्टरी आई थी। पहले तो थी रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक, दूसरी थी जार की रिपर्टरी, ठीक है। पहले तो जार दे नहीं रहा था, रिपर्टरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर जार सर ने दिए 1834 में, और एक दी है 1835 में, ये फुल्ली जर्मन लैंग्वेज में। रिमेंबर दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद सन अगला चलते हैं 1836 में, 1836। इसमें बॉनिंगसन सर ने फिर से एक बुक दे दी एक रिपर्टरी दे दी। लाइक इसका नाम था एन attempt at showing the relative kinship of homeopathic medicine, an attempt at showing the relative kinship of homeopathic medicine। इस रिपर्टरी का पता है सेकंड नेम भी है, इसका नोन एज वर्वन शेफ्टन रिपर्टोरियम। लाइक मैं लिखती हूँ, देखो VERWANDSCHAFTEN, वर्वन शेफ्टन रिपर्टोरियम। दिस इज इम्पोर्टेंट गाइज, इसको रेड मार्क करना जब आप नोट्स बनाओ तो। वर्वन शेफ्टन रिपर्टोरियम। लिसन लिसन लिसन, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ यार, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आई नो दिस माई एक्चुअली फर्स्ट वीडियो, आई विल टेक टाइम, बट टाइम धीरे धीरे सुधार कर लूँगी मैं और अच्छे से। और ये जो बुक थी ना, ये अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, जो 1836 में आई थी, दिस बुक हेल्प टू फॉर्म द कॉन्कोर्डेंस और रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स ऑफ इस थेरापेटिक पॉकेट बुक। जो इनकी BTP बुक थी, जो 1843 में आई थी, 1846 में आई थी। इस बुक ने बहुत हेल्प करी है। जब उस बुक में जो 7th पार्ट था रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन का, तो इस बुक में उन्होंने इस बुक की बहुत हेल्प ली, रिलेटिव किनशिप वाली बुक का। ये आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में और अच्छे से। 1836 हो गया, फिर 1837 चलते 1837। जर्मनी में एक जगह है स्टटगार्ट, ठीक है। जो अपने रूफ रिपर्टरी थी, एक 1837 में रूफ रिपर्टरी आई थी, ये स्टटगार्ट में पब्लिश हुई थी, ठीक है। मैं जर्मनी का मैप बनाऊँ, यहाँ पे एक जगह है स्टटगार्ट। ओके, इसके बाद देख चलो अपने 1838 में चलते हैं। 1838 में क्या आया था? 1838 में रिपर्टरी आई थी, रिपर्टरी ऑफ जार्स मैनुअल बाय सी हैरिंग। 1838 में सी हैरिंग से रिपर्टरी आई थी, जिसका नाम था रिपर्टरी टू जार्स मैनुअल बाय डॉक्टर सी हैरिंग, ठीक है। ये फर्स्ट रिपर्टरी थी, यू नो व्हाट, ये फर्स्ट रिपर्टरी थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी। बाद में तो इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन हो गए थे, लेकिन इससे पहले इंग्लिश में कोई रिपर्टरी आई नहीं थी। जब आप इस चीज़ों को बार बार याद करोगे ना, बार बार पढ़ोगे, तो याद हो जाएगा सब कुछ। टेंशन मत लेना, बस डेली रिवाइज करो। 1838 हो गया। 1838 में सी हैरिंग सर की फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी भी मैंने बताया था ना, वो कब आई थी? लाइक फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक रिपर्टरी
यस 1833 फर्स्ट अल्फाबेटिकल रिपर्टरी बाय ग्लेजर। ऐसे करके याद रखना, कुछ भूल जाओ तो बीच में देख लेना। 1838 बता दिया, उसकी हेरिंग सर की आई थी। उसके बाद चलो अपन 1840 में चलते हैं। अब देखो 1840 में पता है रिपर्टरी ऑफ नोसोलॉजी आई थी, रिपर्टरी ऑफ नोसोलॉजी बाई रूफ, ROUF। ओके 1840। उसके बाद 1843 में चलते हैं। 1843 में पता है क्या था, होम्योपैथी रिपर्टरी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी। ठीक है, सिम्टोमेटोलॉजी रिपर्टरी आई थी। और ये किसकी थी, ऑथर कौन थी इसके, लेफिट। मैं इसका नाम लिखती हूँ LAFITTE, लेफिट, ये इसका ऑथर थे। ये फर्स्ट ओरिजिनल रिपर्टरी थी, दिख रहा है ना, ठीक है, फर्स्ट ओरिजिनल रिपर्टरी थी फ्रेंच लैंग्वेज में। ओके उसके बाद 1846 में सबसे मेन, यस, BTPB आई थी, थेरापेटिक पॉकेट बुक, बॉर्निंगसन थेरापेटिक पॉकेट बुक। किसने दी थी, बाय डॉक्टर बॉर्निंगसन ने, फादर ऑफ रिपर्टरी। यस ओके, इसका फुल नेम पता है क्या है, देखो, द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिबिलिटी ऑफ बॉर्निंगसन थेरापेटिक पॉकेट बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियंस टू यूज एट द बेड साइड, लिसन, टू यूज एट द बेड साइड एंड इन स्टडी ऑफ मैटेरिया मेडिका। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज, इसको एकदम अच्छे से पढ़ना। ये कभी कभी बुक का 2 मार्क्स से क्वेश्चन बुक का फुल नेम पूछ लेते हैं, अपन फिर इधर उधर जागते रह जाते हैं। अब मुझे पता है तुम लोग ये सोच रहे हो कि इतने सब सन, इतने ईयर्स पढ़ाने का क्या फ़ायदा। पहले मतलब क्लिनिक पर आके हमसे कोई भी पेशेंट हमसे बिल्कुल ऑफकोर्स ये नहीं पूछेगा कि मैम ये रिपर्टरी कौन से सन में पब्लिश हुई, ये रिपर्ट ना ही सर कौन से ईयर में पब्लिश हुई। पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम डिजर्व करते हैं कि हमारी जो होम्योपैथी वो कैसे बनी है, इसके बारे में क्या क्या लोगों ने कब कब कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सो अगली बार अगर तुम इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई मीम देखोगे, आज भी पेशेंट ने आकर नहीं पूछा कि कौन सी रिपर्टरी कौन से ईयर में आई थी, क्या करो इस इन्फॉर्मेशन का, सो प्लीज़ 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 उसमें कॉमेंट करना कि हम अपनी पैथी की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हम ये पढ़ते हैं। सो रेस्पेक्ट द पैथी, और इसलिए पैथी तुम्हारी वापस रेस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तुम जिसको जो दोगे वापस में वही मिलेगा। तुम पैथी को रेस्पेक्ट दोगे तो पैथी तुम्हें रेस्पेक्ट देगी, समझे डॉक्टर साहब। सो द फुल नेम वापस बता देती हूँ, द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ बॉर्निंगसन्स थेराप्यूटिक पॉकेट बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियंस टू यूज एट द बेड साइड एंड इन द स्टडी ऑफ मैटेरिया मेडिका। ओके, ये 1846 में आई थी। इसको TPB या फिर BTPB भी कहते हैं। TPB मतलब थेराप्यूटिक पॉकेट बुक, BTPB मतलब बॉर्निंगसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। और जो वो वाला जो एरा था ना 1843 के बाद, 1846 के बाद, उस टाइम 1897 तक कैंट रिपर्टरी जब तक नहीं आई थी तब तक लोग इसी को यूज़ करते थे, बॉर्निंगसन सर की रिपर्टरी को, 1846 वाले को। और जो डॉक्टर JH क्लार्क सर है वो पता है रिपर्टरी के बारे, इस बॉर्निंगसन की रिपर्टरी के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो रिपर्टरी सारी रिपर्टरी की पेरेंट है, मम्मी पापा है, पेरेंट ऑफ ऑल रिपर्टरीज एंड एनालिसिस ऑफ मैटेरिया मेडिका। ये डॉक्टर JH क्लार्क सर कहते हैं, पेरेंट ऑफ ऑल रिपर्टरीज एंड एनालिसिस ऑफ मैटेरिया मेडिका। अब उसके बाद देखो बॉर्निंगसन सर के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे इसमें, वेट एक सेकेंड, सो अब हम देखेंगे वर्क्स ऑफ बॉर्निंगसन। दिख रहा है ना ये बोर्ड अच्छे से, वर्क्स ऑफ बॉर्निंगसन। बॉर्निंगसन सर ने क्या क्या दिया, जैसे 1832 में तो दी थी रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। उससे पहले 1831 में उन्होंने एक बुक दी थी, द क्योर ऑफ कॉलेरा एंड इट्स प्रिवेंटिव्स, ये दी थी 1831 में। 1832 में रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, और इसमें उसके बाद 1833 में उन्होंने दी थी समरी व्यू ऑफ चीफ, एक सेकेंड, ये सब कुछ एक मैंने बहुत बार रिवाइज़ किया था ना, तब मुझे याद है इतना, और जो मुझे नहीं याद होता है मैं तुरंत नोट्स में देख लेती हूँ। तो तुम भी एनी टाइम बस रिवाइज़ करते जाना, सब याद रहता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। ठीक है, वापस देखते हैं। देखो 1831 में दी थी कॉलेरा, द क्योर ऑफ कॉलेरा एंड इट्स प्रिवेंटिव्स। 1832 में दी थी द रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। 1833 में दिया था समरी व्यू ऑफ चीफ स्फीयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज एंड ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर्स एज एन अपेंडिक्स टू द रिपर्टरी। वापस बोलती हूँ, समरी व्यू ऑफ चीफ स्फीयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडीज एंड ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर्स एज एन अपेंडिक्स टू देयर रिपर्टरी। ठीक है, उसके बाद 1833 में एक और दिया था, बताया था ना मैंने, रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, उसके बाद 1833 में एक और दिया था बुक, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अ नॉलेज ऑफ द पेक्युलरिटीज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ नॉलेज ऑफ पेक्युलरिटीज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज, ये 1833 में। ठीक है, उसके बाद 1834 में, 1834 में होम्योपैथी अ मैनुअल फॉर द नॉन मेडिकल पब्लिक,
होम्योपैथी मैनुअल फॉर द नॉन मेडिकल पब्लिक। लाइक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली बुक, तो नॉन मेडिकल पब्लिक के लिए सो पूछेगा नहीं एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट 1835 में रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक, ओके। उसके बाद 1836 में अटेम्प्ट एट शोइंग रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये दिया था 1836 में। उसके बाद 10 साल का गैप लेके एकदम शानदार दी है BTPV, थेराप्यूटिक मैनुअल फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर यूज एट द सिक बेड एंड इन द स्टडी ऑफ मेटेरिया मेडिका प्यूरा, BTPB, ये दी 1846 में। इसका पूरा नाम यही है, थेराप्यूटिक मैनुअल फॉर होम्योपैथिक फिजिशियंस फॉर यूज एट द सिक बेड एंड इन द स्टडी ऑफ मेटेरिया मेडिका प्यूरा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 1849 में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन फिजिशियंस लाइक नॉन फिजिशियंस एज टू प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ कॉलेरा इन 1849, कॉलेरा के लिए। 1831 में भी उन्होंने कॉलेरा के लिए दी थी, क्योर ऑफ कॉलेरा एंड इट्स प्रिवेंटिव। कॉलेरा इट मीन्स डायरिया, लाइक उस टाइम बहुत ज़्यादा जो ये डायरिया के बारे में, डायरिया की वजह से लोग मर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। अपने इंडिया में भी कई होम्योपैथ्स बने हैं उस टाइम पे, लाइक अर्ली टाइम में जब होम्योपैथ आई थी, जब उन्होंने कॉलेरा में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊँगी, ठीक है। 1849 में जो ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन फिजिशियन एज प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ कॉलेरा। उसके बाद 1853 में द टू साइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप होम्योपैथिक स्टडी, द टू साइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, लाइक सी व्हाट द बुक नेम ऑफ बुक, लाइक द टू साइड्स ऑफ, लिसन गाइस, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, द टू साइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप होम्योपैथिक स्टडीज, ये थी 1853 में। उसके बाद 1853 में एक बुक और आई है, उसका नाम है द होम्योपैथिक डोमेस्टिक फिजिशियन, लाइक सी द होम्योपैथिक डोमेस्टिक फिजिशियन इन ब्रीफ थेराप्यूटिक डायग्नोसिस एंड अटेम्प्ट, ये थी 1853 में एक, द होम्योपैथिक डोमेस्टिक फिजिशियन इन ब्रीफ थेराप्यूटिक डायग्नोसिस एंड अटेम्प्ट। उसके बाद 1860, इसमें क्या नाम है, द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ वूपिंग कफ इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, क्या नाम है, द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ वूपिंग कफ, मैं लिखती हूँ देखो, वूपिंग कफ इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, ये थी 1860 में, ओके। उसके बाद 1863 में उन्होंने क्या था दिया है, द एफोरिज्म, लाइक एफोरिज्म ऑफ हिपोक्रेट्स विद नोट्स बाय अ होम्योपैथ, लाइक नाम देखो बुक का, द एफोरिज्म ऑफ हिपोक्रेट्स विद नोट्स बाय होम्योपैथ, ये थी 1863 में। उसके बाद 1864 में क्या नाम बुक, नेक्स्ट बुक का, अटेम्प्ट एट होम्योपैथिक थेरेपी ऑफ इंटरमिटेंट एंड अदर फीवर स्पेशली फॉर वुड बी होम्योपैथ्स, जो आने वाले होम्योपैथ्स है ना उनके लिए उन्होंने फीवर की बुक दी है 1864 में, अटेम्प्ट एट होम्योपैथिक थेरेपी ऑफ इंटरमिटेंट एंड अदर फीवर स्पेशली फॉर वुड बी होम्योपैथ्स, ये थी 1864 में। अपन बोनी कसन के बारे में भी जानेंगे, वो एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में होगा, वरना ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो उन्होंने 1908 में दी, लाइक 1864 के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट बुक 1908 में दी, इसका नाम है द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ सिम्टम्स, ट्रांसलेटेड बाय टैफल, दी तो गौरिक ने थी, सॉरी बोनीकसन सर ने दी, बोनीकसन सर ने दी थी, पर इसका जो ट्रांसलेशन हो गया है वो 1908 में हो गया है, वो ट्रांसलेशन किया टैफल सर ने, ठीक है। तो अब देख लो, अब अपने को पता चल गया इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरीज कैसे हुआ, लाइक 1805 से स्टार्ट किया और अब तक बुक बन रही है, लाइक लास्ट बुक हमने जो पढ़ी थी अभी, ऑफ कोर्स आपने भी एस.के. तिवारी पढ़ी होगी, पर मोस्ट ऑथेंटिक बुक तो देखो डॉक्टर कैंट सर की है, जिसको अपन सब अभी तक भी पढ़ते हैं। तो देखो इसमें आपको पता चल गया इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरीज कैसे हुआ, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी। दूसरा मैंने क्या कहा था आप क्या पढ़ोगे, लिस्ट ऑफ फ्यू अर्ली रिपर्टरीज, हमने बहुत सारी अर्ली रिपर्टरीज देखी, और बोनीकसन सर का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या कहा था मैंने कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनीकसन इन द फील्ड ऑफ रिपर्टरी, देखो ये सब हम सब ने देख लिया है। तो हम यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहे हैं, और अभी तक इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी की आपको पता है 3 पार्ट है, ये तो मैंने अब तक आपको एक ही पार्ट बताया है, सो 3 पार्ट है, एक पार्ट हमने आज कवर कर लिया है, 2 पार्ट और मैं आपको नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में बताऊंगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर 90 24 47 10 59 इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना, और आपको सिर्फ 3 रुपये में आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा। आज जो अपने पढ़ा है ना, सिर्फ 3 रुपये में, ओनली 3 रुपीज़, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, 3 रुपये में क्या ही आता है, पर मैंने इतना एफर्ट्स लगाया तो मैं सोचती हूँ 3 रुपये तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। पर ओके, आप वैसे मैंने इतना अच्छे से पढ़ा है, आप चाहो तो कुछ साथ नोट्स बना भी सकते हो, पर आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको सारे नोट्स एकदम अच्छे से अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको व्हाट्सएप पर इसकी नोट्स की PDF मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये में। थैंक यू, कीप वॉचिंग डॉक्टर आयुषी एक्सप्लेन्स। आप वैसे मैंने इतना अच्छे से पढ़ा है, आप चाहो तो कुछ साथ नोट्स बना भी सकते हो, पर आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको सारे नोट्स एकदम अच्छे से अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पर इसकी नोट्स की PDF मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये में। थैंक यू, कीप वॉचिंग डॉक्टर आयुषी एक्सप्लेन्स।